विद न्यू टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस में आज हम करेंगे क्वेश्चंस। तो आज स्टार्ट करते हैं सीबीएसई का पहला क्वेश्चन जो कि 2018 में आया था। मेंशन द केमिकल चेंजेस दैट प्रो इंसुलिन अंडरगोस टू अनेबल टू एक्ट एज अ मैच्योर इंसुलिन। तो प्रो इंसुलिन में ऐसा क्या चेंजेस होता है कि वो एक मैच्योर इंसुलिन बन जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना इंसुलिन में तीन टाइप्स के पेप्टाइड्स जुड़े रहते हैं। मेनली तीन टाइप्स के पेप्टाइड से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है ए पेप्टाइड, दूसरा होता है बी पेप्टाइड और आखिरी होता है सी पेप्टाइड। मेनली इन्हीं दो चीजों से मिलकर के बना रहता है, ठीक है ना। वैसे ये सी पेप्टाइड बीचों बीच आता है और ये बी पेप्टाइड इस तरह से, ठीक। अब ये दो बी पेप्टाइड, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड मैच्योर होने के बाद ये दोनों पेप्टाइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जिसे ए चेन और बी चेन भी बोला जाता है। ए चेन और बी चेन फर्दर जुड़ जाते हैं इस तरह से डायसल्फर बॉन्ड के थ्रू, और ये क्या होता है, एक मैच्योर इंसुलिन बनता है। अब यहां पास एक कारण आता है भाई कि आखिरकार यहां जो सी पेप्टाइड है इसका क्या हुआ। सी पेप्टाइड जो कि एक प्रो इंसुलिन की तरह एज अ वर्क कर रहा था, उसकी हमने रिमूवल कर दिया, ठीक है। उसको क्या होता है, जब फर्दर आगे प्रोसेसिंग होती है इंसुलिन फॉर्मेशन के लिए, मैच्योरेशन के लिए जाता है, तो उस वक्त सी पेप्टाइड यानी प्रो इंसुलिन रिमूव हो जाता है। और प्रो इंसुलिन रिमूव होने के कारण ये ए और बी एक साथ डायसल्फर बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं और एक मैच्योर इंसुलिन फॉर्मेशन करते हैं, और जो कि बॉडी में ग्लूकोज कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द क्राइजेंस, what are क्राइजेंस, इन विच ऑर्गेनिजम्स आर दे प्रेजेंट। तो क्राइजेंस का क्या होता है और ये किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। तो क्राइजेंस क्या होता है, क्राइजेन एक इंसिस्टीडियल प्रोटीन है, ठीक है ना, एक टाइप का ये खतरनाक प्रोटीन है जो, और ये किस में प्रेजेंट रहता है, ये बैसिलस thuringiensis में प्रेजेंट रहता है, जिसे बीटी भी बोला जाता है, बीटी बैक्टीरिया बोला जाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब थोड़े से हार्ड उठाते हैं क्वेश्चन जो कि मेनली कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, ठीक। चलो यार स्टार्ट करते हैं, ठंडी आ गई है वापस भाई। नेक्स्ट, हाउ हैज द यूज ऑफ एक्रोबैक्टीरियम एज अ वेक्टर हेल्प इन कंट्रोलिंग मेलेंटोगाइनस इंकोजेंटिया इन्फेक्शन इन टबैको प्लांट, इन एक्सप्लेन द करेक्ट सीक्वेंस। तो इसमें हमें एक्सप्लेन क्या करना है, एक्रोबैक्टीरियम का किस तरह से वर्क करता है एक टबैको प्लांट में, ठीक है। एक्रोबैक्टीरियम किस तरह से वर्क करता है एक टबैको प्लांट में फर्दर इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो एक तरीके से समझ लो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं एकदम समरी में बता देता हूं। तो क्या यहाँ पूरा प्रोसेस बेस्ड होता है आरएनए इंटरफेरेंस के ऊपर। अब देखो आरएनए इंटरफेरेंस से क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है। कौन सा फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर जो एक अनदर बैक्टीरिया जो भी हम होस्ट प्लांट में एज अ इंट्रोड्यूस कराए हैं, ठीक है, जेनेटिक ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप जब बना रहे थे उसको एज अ टबैको प्लांट हो गया, ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स में। तो वो क्या करता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए प्रोड्यूस करना चालू कर देता है। उससे पहले भी एक चीज ध्यान रखना, ये जो जीन रहता है ये दो टाइप्स के सीक्वेंसेस को एज अ दो टाइप्स के सेंस को प्रोड्यूस करता है। एक क्या होता है, एंटीसेंस और सेंस प्रोड्यूस करता है। एंटीसेंस और सेंस के कारण एज वो बॉडी के सेल्स को हार्म नहीं करता, और दूसरी बात, जैसे ही यहां पास कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरसेस जैसे कि मेलेंगोगाइनस इंकोजेंटिया वायरस उस टबैको प्लांट, मान लेते हैं टबैको प्लांट के ऊपर अटैक मारा, तो वो क्या करेगा, फर्दर उसमें इंफेक्शन प्रोसीड करने के लिए अपना वायरस प्लांट्स में एमआरएनए छोड़ना चालू कर देगा, ठीक है। अब वो एमआरएनए को हम क्या कर देते हैं, एक अनदर कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए हमारा जीन जो प्रेजेंट है प्लांट में वो प्रोड्यूस करना चालू कर देता है। पहले तो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, रीड कर लेगा, इसीलिए तो उसे एंटीसेंस और सेंस बोला जाता है, ठीक है ना। वो पूरे सीक्वेंस को रीड कर लेते हैं, कहीं भी अगर न्यू सेल्स या फिर न्यू टाइप के स्टैंड्स आए इस बॉडी में तो उसको स्टडी कर लेगा वो। अब वहां पास स्टडी करने के बाद उसके में एक जो भी वायरस होगा, जो भी इंफेक्शन होगा, एमआरएनए के फॉर्म में इनहेबिटेड होगा एक बॉडी में, तो उस एमआरएनए के स्टैंड के ऊपर एक एमआरएनए ये प्रोड्यूस हुआ वायरस द्वारा, ठीक है, एमआरएनए,
और एक mRNA क्या प्रोड्यूस, cRNA लिखो, cRNA ज्यादा बढ़िया रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्री RNA क्या प्रोड्यूस, कौन प्रोड्यूस कर देता है, हमारा बैक्टीरिया, ठीक है, हमारा बैक्टीरिया जो हमने उसमें प्रोड्यूस किया है, हमारा बैक्टीरिया एज अ उसमें प्रोड्यूस कर देता है। अब ये एकदम कॉम्प्लीमेंट्री रहता है ऊपर वाले स्टैंड के ऊपर, ए है तो ए है तो इसके ऊपर क्या रहेगा, टी रहेगा, उधर जी है तो इसके पास क्या रहेगा, यू रहेगा, मतलब एकदम कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। तो इसके कारण एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं और बॉन्डिंग फॉर्मेशन करने के कारण हमारे पास क्या बन जाता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए हमेशा ध्यान रखना कभी भी आगे ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए तो नहीं जाएगा, और जहां ट्रांसलेशन प्रोसेस हो ही नहीं रहा है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इंफेक्शन आगे बढ़ेगा। देखिए इसका फटाक से स्क्रीनशॉट, आई डोंट थिंक सो कि स्क्रीनशॉट की जरूरत है, फिर भी थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी सुधार देते हैं। चलो नेक्स्ट पढ़े। नेक्स्ट एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंसुलिन। आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसुलिन अगर कोई बनाना चाहता है तो उसे फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बात करता हूं कौन कौन से स्टेप, स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो, तो इंसुलिन, एक मैच्योर इंसुलिन, जैसे कि पहली इंसुलिन किसने बनाई थी, आर्टिफिशियल इंसुलिन, एग्जाम में हमेशा पूछता है, इली लिली कंपनी ने, ठीक है। इस कंपनी के ही थ्रू जिस तरह से उसने प्रोसेस अपनाया वही प्रोसेस अपनाते, वो वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोसेस है, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, एक ऐसे स्टैंड की रीडिंग करते हैं जो कि फर्दर इंसुलिन के लिए कोड करे। आप जो इंसुलिन के लिए जो स्टैंड कोड करता है, जैसे कि AUGGG जो भी होगा कोडिंग, ठीक है, कोडिंग सीक्वेंस वो कोड करते हैं इंसुलिन, उसकी पहले हम स्टडी करेंगे। अब उसी टाइप का एक स्टैंड हम आर्टिफिशियली स्टैंड क्रिएट करेंगे, ठीक है। या तो किसी सेल से कलेक्ट कर लेंगे, दो मेथड है, एक तो क्रिएट कर दो, या तो बेसिस बना के खुद ही की DNA क्रिएट कर दो, या तो दूसरी बात हम क्या कर देते हैं, किसी भी दूसरे सेल से आसानी से आइसोलेट कर लेते हैं। इसके बाद उस वाले जो भी अपने स्टैंड हमने आइसोलेट किया है उसी कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड को हम फर्दर ले जाते हैं किसी भी इकोलाई में, ठीक है, इकोलाई में ले जाते हैं। अब इकोलाई में ला जाके उसका क्या कर देते हैं, उससे बहुत सारे और स्टैंड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, उसके नंबर्स को इकोलाई क्या करता है, फर्दर ट्रांसलेशन कर देता है। ट्रांसलेशन करने के बाद हमारे पास बहुत ज्यादा नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। एक तो हम कौन से स्टैंड को ले जाते हैं, ए चैन के स्टैंड को ले जाते हैं, पेप्टाइड, जो ऐसा स्टैंड जो ए चैन के लिए कोड करे या फिर ए पेप्टाइड्स के लिए कोड करे, सिंपल बोल सकते हैं। और दूसरा एक अनदर स्टैंड ले जाते हैं, ठीक है, जो कि बी चैन के लिए कोड करे। ये बात को शुरू में ही ध्यान रखना, दो स्टैंड्स हम ले जाते हैं। अब ये दोनों स्टैंड्स को फर्दर हम इकोलाई में ट्रांसलेट करते हैं। इकोलाई में जैसे ही जाएगा ट्रांसलेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस के कारण उसके नंबर्स इंक्रीज हो गए और उस नंबर को हम फर्दर कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसी सारे स्टैंड्स को, जो भी नंबर अपने पास का स्टैंड्स आए हैं वो सारे स्टैंड्स को हम फर्दर कलेक्शन कर लेते हैं। ये कर लिया मैंने कलेक्शन, ए पेप्टाइड के लिए भी और बी पेप्टाइड के लिए भी कलेक्शन कर लिया। और फर्दर वही कलेक्टेड स्टैंड एक क्या रहेगा, ए रहेगा, और बी हमेशा यही आता है इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अब ई कोलाई में जब हम कर रहे हैं ना, यही आता है इंपॉर्टेंट प्रोसेस। हमने सी को क्यों नहीं किया, हमेशा ध्यान रखना, मेन प्रोसेस सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इंसुलिन आइसोलेशन में यही होती है जब हम इंसुलिन आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाते हैं, दैट हम सी पेप्टाइड को रिमूव नहीं कर पाते। तो इसने, इस कंपनी ने क्या किया, सी पेप्टाइड को लिया ही नहीं, लिया ही नहीं, ठीक है। जब लिया ही नहीं तो उसको फर्दर ट्रांसलेशन नहीं होगा, और ट्रांसलेशन नहीं होगा तो उसको हमें रिमूव करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमारे पास ए स्टैंड मिल जाएगा और बी स्टैंड मिल जाएगा, इन दोनों को अलग अलग आइसोलेट कर लेंगे और फर्दर आइसोलेशन के बाद इन दोनों स्टैंड्स को हम किससे, डायसल्फर बॉन्ड के थ्रू जोड़ देंगे। और डायसल्फर बॉन्ड के थ्रू जोड़ने के बाद हमें एक मैच्योर इंसुलिन मिल जाएगा। समझ आया प्रोसेस? तो यही प्रोसेस आपको लिखना है पूरा। तो एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है,
एक्सप्लेन हाउ इली लिली एन अमेरिकन कंपनी प्रोड्यूस इंसुलिन बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यही वाला प्रोसेस है, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है। यही वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर में ना, सबसे रिपीटिंग टाइम क्वेश्चन है। मैंने 10 साल के क्वेश्चन में देखा तो भैया करीब करीब अल्टरनेटिव टाइम्स में तो ये रिपीट ही किया। एक साल आया, दूसरे साल लिया, फिर आया, फिर नहीं आया है, ऐसा टाइप का। ठीक, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज जीएमओ? जीएमओ क्या होता है? GMO is a genetic modified organism। पहला आंसर तो क्लियर, 1 मार्क्स मिल गया। लिस्ट एनी 5 पॉसिबल एडवांटेज ऑफ GMOs टू अ फार्मर। तो कोई 5 एडवांटेजेस बताना है जो कि एज अ फार्मर्स के लिए एडवांटेजेस, ठीक है, फार्मर्स के लिए। तो सबसे पहले जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक बार ट्राई करो। सॉरी, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जिनके जीन्स को अल्टर किया गया हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं? उस ऑर्गेनिजम्स को हम सिंपली जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। हो सकता है वो कोई प्लांट हो सकता है कोई एनिमल हो सकता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, कोई भी डिफरेंस हो सकता है। चलो, इसके बाद ये इसके 5 एडवांटेजेस फार्मर्स के लिए। 5 एडवांटेजेस। पहला एडवांटेजेस जैसे कि फार्मर्स के केस में क्या आएगा, प्लांट आएगी तो बात करेंगे हम। तो जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप्स की बात कर लो, या फिर जेनेटिक इंजीनियर ऑर्गेनिज्म क्रॉप्स बात कर लो, ठीक है। पीड्स रेजिस्टेंस और बैसिलस सीरेंजियोसिस वाला जो केस है, ठीक है, पीड्स रेजिस्टेंस और इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ये दोनों ही ले सकते हो, इन दोनों में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। चलो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंस क्या आ जाएगा फार्मर्स के लिए कि दैट जो भी क्रॉप्स ये जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोसेस या जेनेटिकली प्रोसेस से ऑब्टेन की जाती हैं, ये ज्यादा टॉलरेबल होती हैं नॉर्मल क्रॉप से, कि ये ज्यादा टेम्परेचर को सह सकती हैं, ज्यादा पीएच को सह सकती हैं, ज्यादा कोल्ड में स्ट्रेन कंडीशंस में सरवाइव कर सकती हैं। तो ये फसल खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये हो जाएगा पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या आ जाएगा, दैट है ये जो क्रॉप रहती है फर्दर सॉइल की फर्टिलिटी को भी बनाए रखती हैं, तो ये आ जाएगा दूसरा फायदा। तीसरा फायदा दैट ये ओवरऑल कॉस्ट को कम कर देती हैं, मतलब मैनेजमेंट कॉस्ट को फॉर्मेशन करने का या फिर जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट रहता है, फार्मिंग करने का जो भी कॉस्ट रहता है, उसको ओवरऑल कम कर देती हैं। अब क्वेश्चन आता है कैसे कम करती हैं। देखो ये सारी की सारी जो भी जेनेटिक और मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वाली क्रॉप रहती हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, ये क्रॉप्स की क्या एक खास बात है, दैट ये टेम्परेचर को बहुत ज्यादा टॉलरेबल रहती है। तो अलग से हमें क्या इसके लिए कोई फैक्टर्स इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर सूखा भी पानी भी नॉर्मल नहीं दे पा रहे हैं टाइम से, तो इसकी भी कोई टेंशन नहीं है ऑन द टाइम, ठीक है। ज्यादा गर्मी है उसकी भी कोई टेंशन नहीं, फसल खराब होने के चांसेस नहीं है। ये एक फायदा हो जाएगा। दूसरा फायदा क्या हो जाएगा कि इसमें हमें केमिकल्स यूज नहीं करना पड़ता है। ये केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर के ऊपर उतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होती है, तो यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर का भी पैसा बच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या यूज आ जाएगा, ये हाईली इंसेक्ट रेजिस्टेंस और डिफरेंट टाइप्स की होती है, मतलब ये खुद को सेल्फ रेजिस्टेंस कर सकती हैं, कीड़ों से बचा सकती हैं। तो यहां पर क्या इंसेक्टिसाइड्स जो हम इस्तेमाल कर रहे थे अभी तक वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। पांचवा फायदा क्या हो जाएगा, आप सिंपली बोल सकते हो कि दैट ये सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखते हैं। मैंने बोला ही क्या ये पॉइंट, चलो शायद सॉइल, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जोड़ लो, दैट दीज क्रॉप्स ओवरऑल स्टोरेज कॉस्ट कम कर देती है, ठीक है। और मतलब प्रोडक्शन होने के बाद प्रोडक्शन रेट को तो इंक्रीज ही करती हैं, ये फायदा है, यही है। उसके अलावा एक और फायदा है दैट ये स्टोरेज यानी मैनेजमेंट कॉस्ट कम कर देती हैं। अब वो क्या होता है, जैसे हमने खेत की कटाई की, इसके बाद उसको रखने के बाद हम उसको कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, जैसे गेहूं है तो गेहूं को कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, मिल्स में स्टोर करेंगे, तो वहां को उसके खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो फर्दर ये खराब नहीं होती हैं जेनेटिक मॉडिफाइड वाली क्रॉप इतना जल्दी, उसमें कीड़े उतनी आसानी से नहीं लगते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट कॉस्ट भी कम हो जाता है। तो ये हो जाएंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फायदा, और इसी तरह से आप भी बहुत सारे लिख सकते हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, How has the study of biotechnology helps in developing pests resistant cotton crops?
बायोटेक्नोलॉजी ने किस तरह से मदद किया है पीड्स रेजिस्टेंस क्रॉप्स की फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए या फिर उसकी डेवलपमेंट करने के लिए। तो एक चीज हमेशा समझ के रखो कि पीड्स रेजिस्टेंस क्रॉप्स क्या होती है, जो कि ऐसी टाइप की क्रॉप्स होती है जो कि पीड्स से बचा सके, कीड़ों से खुद को बचा सके। जैसे मैंने वायरस बताया था, ठीक है, मेलेंगोगाइनस इंकोजेंटिया, तो इस वायरस से टबैको प्लांट को खराब करता है। तो इसमें यहाँ डिफरेंट आरएनए इंटरफेरेंस की टेक्नोलॉजी आई। इस आरएनए इंटरफेरेंस के टेक्निक के थ्रू ही इसने खुद के सेल्फ रेजिस्टेंस कर लिया और बिना कोई केमिकल या फिर इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किए बिना। तो ये आ जाएगा इसका फर्दर वन यूज। क्लियर है? चलो, तो इसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल्स वाले की कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी यही सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए यही 4-5 साल में ज्यादातर रिपीट्स हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। हाउ इज रोजी कंसीडर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल काउ? रोजी को क्यों हम नॉर्मल काउ से एकदम से डिफरेंट मान रहे थे? ठीक है, इसे एक्सप्लेन भी करो। देखो, रोजी कौन है? रोजी एक काऊ है, एक गाय है, जिसे एक ट्रांसजेनिक एनिमल्स की कैटेगरी में रखा गया है। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे टाइप्स के एनिमल्स होते हैं जिनके जीन्स को या फिर जिनके डीएनए सीक्वेंस को हम अल्टर कर चुके हैं एक या एक से अधिक बार, तो उसे हम बोलेंगे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, तो ऐसे ये रोजी कौन है? रोजी एक ट्रांसजेनिक एनिमल है। अब ये नॉर्मल काऊ से अलग क्यों है? क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं मेनली। तो ट्रांसजेनिक एनिमल, एज ये ट्रांसजेनिक एनिमल है इसीलिए नॉर्मल काऊ से अलग है, और इसकी एक खास बात है कि दैट इसके जीन्स को चेंज किया गया है जो कि फर्दर ये मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। मिल्क प्रोडक्शन में प्रोटीन इनरिचमेंट को काफी हद तक बढ़ा दिया। अब एक स्पेसिफिक प्रोटीन है अल्फा लैक्टिव एल्ब्यूमिन, ठीक है, इस प्रोटीन के लेवल को बहुत ज्यादा हाई कर देता है, एज कोई भी अदर काऊ ये प्रोटीन को प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। नॉर्मल काउस की बात करोगे तो प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस कर सकती है। ये करीब करीब रोजी जो ये गाय है ये 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोड्यूस करती है, जो कि बहुत है एज इज कंपेरिजन टू एक नॉर्मल काऊ के हिसाब से बोले जाए। नॉर्मल काऊ में तो प्रोटीन का यही अल्फा लैक्टोबैरिन का प्रोटीन का बहुत कम, भाई बहुत रेयर ही चांस बोल सकते हो, और रहता ही नहीं है। ठीक है, मेनली ये प्रोटीन कौन प्रोड्यूस कर सकता है? ह्यूमन फीमेल्स या फिर मदर्स प्रोड्यूस कर सकती है। तो फर्दर इस कमी को पूरा करने के लिए कि दैट ये क्या ये ऐसा हो सकता है गाय के? हाँ भाई हो सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो भाई, बस आपके पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए। एक मेनली यहाँ किस चीज में पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी आपके आइडिया के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद आइडिया को आप किस तरह से यूटिलाइज करते हो, उसका फर्दर आपको परफॉर्म करने का क्या तरीका है, वो आपके डिपेंड करता है कि आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। हर जगह यही काम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स? क्वेश्चन ये पूछा है। चलो हम बात कर चुके हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके जीन्स को एक या एक से अधिक अल्टर किया गया हो। नेम द ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैविंग द लार्जेस्ट नंबर अमंग ऑल ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो एक कोई ऐसा ट्रांसजेनिक एनिमल्स बताओ जिसका सबसे ज्यादा बार भाई उसको ट्रांसजेनिक एनिमल्स की कैटेगरी में सबसे ऊपर रखा गया, क्योंकि हम सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं। चलो ट्राई, चलो ठीक है ना। कौन है? माइस। नॉर्मल हम इससे पहले भी काऊ इस्तेमाल कर चुके हैं, डियर इस्तेमाल कर चुके हैं जानवरों में। ठीक है, इसके बाद फर्दर मंकी इस्तेमाल किए, एप्स इस्तेमाल किए, चिंपांजी इस्तेमाल किए, ह्यूमंस तक को इस्तेमाल किए। ठीक है, पिग इस्तेमाल किए, बहुत सारी, डॉग भी इस्तेमाल किए, भाई बहुत सारे हैं। ठीक है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज जिसका है करीब 95% है, वो है चूहे का इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 पर्पस फॉर विच दीज एनिमल्स आर प्रोड्यूस्ड। अब एक 3 ऐसे कोई पर्पस बताओ, 3 जिसके कारण ट्रांसजेनिक एनिमल्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो पहला क्या आ जाएगा इसका कारण?
कि हम एज डिसीज की स्टडी करने के लिए कि फर्दर डिसीज की डेवलपमेंट किसी भी सेल्स में कैसी होती है। अगर हम इसके डेवलपमेंट को समझ गए तो हम इसके रोकने के तरीके को भी समझ जाएंगे उस डिसीज के। तो फर्दर ये एक प्रोसेस आ जाएगा। दूसरा प्रोसेस बात करेंगे कि ये केमिकल और वैक्सीन टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर हम कोई केमिकल्स को डायरेक्टली ह्यूमंस में यूज करते हैं तो हो सकता है वो खतरनाक हो। ठीक है, तो ये सेफ्टी के लिए कि कोई ह्यूमंस को हार्म ना हो, इसीलिए हम ये डिफरेंट ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। और क्या आ जाएगा, फर्दर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जिसे बायो प्रोडक्ट्स भी बोला जाता है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हो सकता है वो कि क्या हो सकता है वो कोई एज ए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो, जैसे प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, डिफरेंट चीज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कुछ इससे रिलेटेड टॉपिक्स। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए जुड़े रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और मिलते हैं इसी के बाद अगले वीडियो पे जहां हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।